आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसे विश्लेषण से करेंगे जो भारत के करोड़ों युवाओं और उनके माता पिता के लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि 26 साल की श्रद्धा वालकर पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ी, इतनी सक्षम थी कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती थी, अच्छे भले परिवार से आती थी, सक्षम परिवार से आती थी, लेकिन फिर भी आफताब जैसे हिंसक लड़के के साथ वो रिश्ता तोड़ नहीं पाई, उसी हिंसक रिश्ते में बनी रही। जो हिम्मत श्रद्धा ने अपने परिवार के खिलाफ दिखाई, अपने परिवार के खिलाफ बगावत की और इस लड़के के साथ रहने लगी, वो हिम्मत इस लड़के के साथ रिश्ता तोड़ने में वो क्यों नहीं दिखा पाई। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बताया है कि वर्ष 2019 में जब आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी, तभी से श्रद्धा को यह बात पता थी कि आफताब गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अक्सर वो गुस्सा होने पर मारपीट करता है। वर्ष 2019 से लेकर 18 मई 2022 के बीच लगभग 3 साल आफताब और श्रद्धा के बीच जितनी बार भी झगड़े हुए, उन झगड़ों में हर बार आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्रद्धा ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई और श्रद्धा इस रिश्ते में 3 साल तक इसी तरह पिटती चली गई, हिंसा का शिकार होती चली गई, लेकिन वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आई। ऐसी करोड़ों महिलाएं हमारे देश में आज भी हैं। भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 18 से 49 साल की हर 3 में से 1 महिला ने जीवन में शारीरिक और यौन हिंसा से संघर्ष किया है। सोचिए, यहां बड़ी बात यह है, हर 3 में से 1 महिला, यानी हर तीसरी महिला। और यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आंकड़े इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां आपको हर तीसरी महिला दिख रही हो, वो इसलिए क्योंकि हर दूसरी महिला ने ऐसा होने के बावजूद इसे रिपोर्ट नहीं किया होगा, किसी को बताया नहीं होगा। नहीं तो ये जो आंकड़ा है ये हर दूसरी महिला का भी हो सकता है। इसलिए अभी भी हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सच्चाई बंद कमरों में यही है, लेकिन वो बाहर आकर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। ये आंकड़े में तो वो महिलाएं आती हैं जिन्होंने ये बात बाहर आकर बताई है। ऐसी महिलाओं की संख्या 2019 से 2021 के बीच 31.5% थी, जबकि 2015 और 16 में यह आंकड़ा लगभग 30% था। यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं की उम्र 30 से 49 साल के बीच होती है, उन्हें सबसे ज्यादा शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। 30 से 49 साल। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में महिलाओं की शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, इस दौरान वो अपने पति पर काफी हद तक निर्भर हो जाती हैं और उस दौरान उनके साथ सबसे ज्यादा मारपीट होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की ये महिलाएं कभी परिवार टूटने के डर से, तो कभी बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से और कभी समाज के तानों की वजह से इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाती और उसी परिवार में, उसी परिवेश में, उसी रिश्ते में ऐसे ही रहती हैं और जीवन भर उनके साथ इसी तरह की हिंसा होती रहती है और कुछ समय के बाद वो इससे लड़ना भी बंद कर देती हैं। उसने ये बात, जो बात उसने अपने पिता से कही कि मैं बालिग हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते, ये बात उसने आफताब से कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं बालिग हूं और आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, समाज भी तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, समाज हमारा आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, जबकि सच ये नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिन पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ 14% महिलाएं ही इनके खिलाफ बाहर जाकर शिकायत कर पाती हैं, जबकि आज से 6-7 साल पहले यही आंकड़ा 24% हुआ करता था। इसी मुद्दे पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें लिखा कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और हिंसक होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई। असल में लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और इससे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, वो अपने परिवारों के खिलाफ बगावत करके, अपना घर छोड़कर, अपने परिवारों को, माता पिता को त्याग कर लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं
और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं तो ऐसे पुरुषों को यह पता होता है कि अब वही पुरुष जो है या वही लड़का उस लड़की का असली परिवार है और वो चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उन्हें इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। अब आज का दूसरा विश्लेषण शुरू करते हैं, वो भी आपको सोचने पर मजबूर करेगा और वो ये है कि क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले विदेशी आतंकवादियों को कानूनी पेचीदगियों के नाम पर जेल से रिहा कर देना सही है? भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और खास बात यह है कि राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर साबित करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी शिद्दत से उन्हें अपने ही पिता राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सजा दिलवानी चाहिए। दो बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, अदालत ने जिन 6 दोषियों को रिहा किया उनमें से 4 आतंकवादी श्रीलंका के नागरिक हैं और भारत सरकार का कहना है कि दूसरे देश से आए जिन आतंकवादियों को भारत की न्यायिक और कानून व्यवस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी माना, ऐसे आतंकवादियों को रिहा करना भारत की संप्रभुता के लिए उचित नहीं होगा और इस फैसले के अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रभाव होंगे। यानी केंद्र सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला रद्द होना चाहिए और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। इस महिला आतंकवादी का नाम था धनु और बड़ी बात यह है कि इस मामले में अदालत ने जिन 26 लोगों को दोषी माना उनमें से सिर्फ नलिनी श्रीहरन अकेली ऐसी महिला थी जो राजीव गांधी की हत्या के दौरान घटना स्थल पर ही मौजूद थी। देखिए, यह नलिनी की उस समय की तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यह बात जांच एजेंसियां अदालत में साबित भी कर चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद आज राजीव गांधी के सभी हत्यारे जेल से बाहर हैं, जेल से आजाद हैं और गांधी परिवार ने भी इन हत्यारों को माफ कर दिया। गांधी परिवार ने क्या किया? उन्होंने बड़ा दिल दिखाने के लिए इसे एक निजी मामला मान लिया, इसे एक पारिवारिक मामला मान लिया, जबकि यह पारिवारिक मामला नहीं है। राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और देश के एक प्रधानमंत्री की इस तरह हत्या हो जाना सिर्फ परिवार की क्षति नहीं है, पूरे देश की क्षति है। इसके अलावा जिन 3 हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई उनमें पहला था आरपी रविचंद्रन, दूसरा था रॉबर्ट जो श्रीलंका से उस समय भारत आया था और तीसरा था जय कुमार, यह भी श्रीलंका का ही नागरिक है। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ष 1999 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 दोषियों को फांसी देने के लिए कहा तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ सोनिया गांधी को ही हुई थी। यानी राजीव गांधी की खुद की पत्नी को ही इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उस समय सोनिया गांधी ने अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली नलिनी मुरुगन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को एक अपील भेजी और उन्हीं की अपील के बाद वर्ष 2000 में नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को 2014 के अपने एक फैसले में सही मान लिया। इसलिए फांसी नहीं हुई, उम्र कैद की सजा में तब्दील हो गया। कोर्ट ने तब कहा क्योंकि इन 3 दोषियों की अपील वर्षों से सुनी नहीं गई, इसलिए इनकी मौत की सजा रद्द की जाती है। अब देखिए, इस फैसले के बाद कैसे दूसरे जो कैदी हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ गई है। इस फैसले के बाद अब जो दूसरे आरोपी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अलग अलग जेलों में, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाकर कह रहे हैं कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, आतंकवादियों को रिहाई मिल सकती है तो फिर इन लोगों को रिहाई क्यों नहीं मिल सकती। इससे यह पता चलता है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो इतना अपना पूरा जोर वीर सावरकर को कायर साबित करने में लगा रहे हैं, उन्हें यह जोर लगाना चाहिए था अपने ही पिता के हत्यारों को और आतंकवादियों को सजा दिलाने में।